तो आइए बच्चों, हम लोग 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ एलिमेंट्री आइडिया को बता चुके थे। अब उस एलिमेंट्री आइडिया पर थोड़ा सा एक कन्वर्जन टेबल पे काम कर लेते हैं। एक टेबल हमने अर्लियर आपको बताया हुआ था कि हमारा एक मोल जो होता है वो 1 ग्राम एटम या जो भी एटम है उस एटम के एटॉमिक मास इन ग्राम यूनिट और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। हमने यही चीज़ कहा कि अगर आप मान लीजिए एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हो तो ये चीज़ हमारा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ये मॉलिकुलर मास ग्राम में ही रहेगा और ये एटम के बदले मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं एक आध दो जगह। जैसे मान लीजिए हम एक प्रॉब्लम दे दिया, जरा समझिएगा कि फाइंड ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ Ag। मान लीजिए आपको नहीं पता हो तो हम आपको दे देते हैं एटॉमिक मास Ag का जो होता है वो 108 होता है। ये यूनिट हमने लिखा है 108 ग्राम पर मोल। चलिए अब जरा इस टेबल को यूज करने का तरीका देखिएगा। आपको ग्राम पूछ रहा है। अब इस पूरे टेबल में ग्राम का यूनिट देखिए तो बच्चा बोलेगा ये रहा सर, और गिवन एटम है, एटम का यूनिट यहां है। अब ये टेबल हम लोग जरा पढ़ें तो ये टेबल बताता है कि एवोगैड्रोज नंबर एटम्स 108 ग्राम के बराबर है, क्योंकि एवोगैड्रोज नंबर एटम्स एटॉमिक मास के बराबर होता है और Ag का एटॉमिक मास 108 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Ag ये हमारा 108 ग्राम के बराबर है। जो चीजें पूछी जाती है वो ऑलवेज राइट हैंड में होता है, तो हमसे एक एटम का ग्राम पूछ रहा है तो 108, और अर्लियर बताए हुए हैं कि यही पूरा डिजिट Na होता है। तो अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहो तो 108/Na ये हमारा ग्राम आ गया। दिस वन इज योर आंसर। होपफुली समझ में आ गया होगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। अब फिर मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया कि 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में मोल्स और एटम्स निकालिए। तो ग्राम गिवन है और मोल निकालना है। मोल का एक और फॉर्मूला होता है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मोल इज इक्वल टू हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास जो क्वेश्चन में गिवन है बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास देखिए 2.8 है और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, तो ये आ गया 0.2 मोल। मोल तो आ गया, अब एटम्स निकालना है। तो अब मोल और एटम वाला रिलेशन आप देखोगे तो ये बताता है कि एक मोल एवोगैड्रोस नंबर एटम्स है। एक मोल इज इक्वल टू Na एटम्स, तो 0.2 मोल इज इक्वल टू 0.2 Na एटम्स। क्लियर है? होपफुली बात समझ में आ गई होगी। एक अगले क्वेश्चन पे आ जाए तो हमारा दे रहा है कि कोई एक अननोन एटम ए है जिसके 40 ग्राम जो हैं वो 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स कॉन्टेन करते हैं। तो उस ए एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? एक चीज बोला जा सकता है, ये टेबल को देखिए, चूंकि एटम का इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर एटम्स में जितना मास होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। तो तीन चीजें सुनिएगा, एक मोल में जितना मास होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा, या एवोगैड्रोस नंबर एटम्स में जितने मास होंगे वो उसके एटॉमिक मास होंगे, या 1 ग्राम एटम में उसका जितना मास होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा, बोला जा सकता है। तो आप बोल सकते हो कि सर 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स इज इक्वल टू हमारा सर 40 ग्राम है। तो अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स में निकाल दे तो हमारा जो मास आएगा
ये हमारा 10 बच गया, तो 400 और ये अगर कटेगा तो ये आ जाएगा 2, और एक हाइपोथेटिकल ये आ गया तो इज इक्वल टू इनटू एटॉमिक मास 800। हाइपोथेटिकल है ये, दैट इज वाई ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ऐसा कौन सा एटम है हमारा जिसका एटॉमिक मास हमारा 800 होता है। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। यही अगर हम दे देते कि भाई इसका 40 ग्राम जो है वो सपोज कर लीजिए 4 मूल में है, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो बच्चा बोलता कि 4 मूल 40 में है, तो सर अगर हम 1 मूल का मास निकाल ले तो हम बोल सकते हैं सर 4 मूल जो है वो हमारा 40 के इज इक्वल टू है, तो अगर हम 1 के लिए निकाल ले तो 40/4 आ जाएगा सर। मतलब उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो हमारा 10 आ जाएगा। मतलब ये 10 जो है वो उसका एटॉमिक मास है। होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब इस टेबल से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ अब आप समझ गए होइएगा। अब मान लीजिए यही टेबल हमारा मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया। हमने आपको कहा था कि भाई मॉलिक्यूल्स में आप डाइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक लीजिएगा, जैसे O2, N2, O3, CO2, Na2, CO3 एक्सेट्रा। इन सबको इस टेबल के अंदर लेंगे तो 1 मूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास ग्राम यूनिट में ही 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर हमारा प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है और टेम्परेचर जो हमारा होता है वो 0 डिग्री C होता है। हम लोग एक बार भी लेते हैं, ये हमारा एसटीपी है। एसटीपी को ही एनटीपी भी बोला जाता है और ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर ये एटम था तो ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। अब आइए ज़रा हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स पे काम कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास, ज़रा आप समझिएगा, मान लीजिए CO2 है। बहुत केयरफुली देखना भाई। कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है। 1 मूल CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, तो 1 मूल ऑफ CO2 में 1 मूल ऑफ कार्बन है एटम और 2 मूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ये जो आप एटॉमिसिटी देख करके मोल बोलते हो वो ऑलवेज 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ये दिमाग में रखना है। बच्चे ने बोला कि सर एक एग्जांपल और ज़रा लेना फिर आप बताना। हम बोले चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए हम ले लिए Na2CO3, हम ले रहे हैं 1 मूल Na2CO3। आइए, सोडियम का जो हमारा एटॉमिसिटी है वो हमारा 2 है, हम ऊपर लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 मूल Na एटम माने सोडियम एटम कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, तो 1 मूल कार्बन एटम। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 3 है, तो 3 मूल ऑक्सीजन एटम। बात यही समझ में नहीं आई। चलिए देखिएगा, C6H12O6। ऑलवेज याद रखना है कि एटॉमिसिटी देखकर जो आप मूल लिखते हो वो 1 मूल मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। मतलब 1 मूल C6H12O6 6 मूल कार्बन एटम, ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स के लिए है, नीचे वाला एटम के लिए है 12 मूल हाइड्रोजन एटम और 6 मूल ऑक्सीजन एटम। अब आइए, ये 1 मूल था तो अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो Na मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि 1 मूल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां 6 मूल कार्बन एटम है तो 6 Na एटम ऑफ कार्बन होगा, 12 मूल हाइड्रोजन एटम है मतलब 12 Na एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 6 मूल ऑक्सीजन एटम है मतलब 6 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा क्या हम बताना चाह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, देखिएगा
CH3OH कहा कि इन 0.5 मोल ऑफ CH3OH find atoms of all individuals। जितने इंडिविजुअल एटम हैं उनका एटम्स निकालना है। तो बच्चा बोलेगा कि सर एक काम तो जैसा आपने बताया था कि हम लोग पहले इसके एक मोल के लिए रिलेशन लिखेंगे, तो एक मोल में सर कार्बन का अगर देखा जाए तो कार्बन का एक मोल है सर, हाइड्रोजन आ जाइए तो 3 and 1/4, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 4 मोल सर हाइड्रोजन एटम है और हमारा 1 मोल ऑक्सीजन एटम है सर। ये तो सर हमारा 1 मोल में है, लेकिन वो पूछ रहा है 0.5 मोल में। तो हम लोग ये काम करते हैं, अगर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 0.5 मोल आ जाएगा। तो बताइए ये अगर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे 0.5 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हमको तो एक्चुअली 0.5 मोल में पूछ रहा है। अब अगर आप इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0.5 आएगा मोल, और इन्हीं से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एटम आएगा। तो 0.5 इन ए एटम ऑफ कार्बन, मतलब आपने एक मॉलिक्यूल्स को अब एटम में कन्वर्ट करना सीखा। ये अगर आप देख रहे हो तो ये 2 आ जाएगा, इन्हीं से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इन ए एटम किसका, हाइड्रोजन का। और यहाँ अगर देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 0.5 ही रहेगा, तो 0.5 इन एटम ऑफ ऑक्सीजन। होपफुली समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 1.5 मोल C6H12O6 में हमको मॉलिक्यूल्स निकालना है और सारे एटम्स के एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो बच्चा बोलेगा कि सर वही काम हम लोग करते हैं, C6H12O6, और एटॉमिसिटी से जो हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो 1 मोल ऑफ C6H12O6 के लिए लिखते हैं। तो 1 मोल के लिए एटॉमिसिटी तो 6 मोल कार्बन एटम, 12 मोल हाइड्रोजन एटम और 6 मोल ऑक्सीजन एटम। लेकिन प्रॉब्लम में आप देखिए तो हमसे पूछा जा रहा है 1.5 मोल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी उतने के लिए आएगा। तो ये भी आपका 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपका 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी आपका 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। ये सारे मोल एटम के आएंगे। अब अगर इसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मोल ऑफ कार्बन, 9 मोल ऑफ कार्बन आएगा, लेकिन एटम निकालना है तो 9 इन ए एटम कार्बन का। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, इन्हें से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इन ए एटम हाइड्रोजन का, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इन ए एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, इसे हटाते हैं और थोड़ा देखिएगा, हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। और हमने कहा कि इन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन C6H12O6 find molecules and atoms of carbon, hydrogen and oxygen। तो आइए, पहला तो हमारा काम है कि हम लोग अपना जो टेबल बताता है वो टेबल ड्रॉ कर ले। तो C6H12O6 1 मोल C6H12O6 जो है वो 6 मोल कार्बन एटम, 12 मोल हाइड्रोजन एटम, 6 मोल ये कार्बन एटम है, ये 12 मोल हाइड्रोजन एटम है, और ये 6 मोल ऑक्सीजन एटम है। चलिए
हमको अवेलेबल है 4 मूल हाइड्रोजन एटम का। तो एक काम करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 12 मूल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 मूल C6H12O6। तो कितना मूल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है? तो बच्चे बोलेंगे कि सर 4 मूल अवेलेबल है, तो 1/12 इंटू 4 तो इज इक्वल टू 1/3 मूल आ गया। किसका 1/3 मूल आया है? तो बच्चे बोलेंगे कि सर C6H12O6 का आया है। अब आप ही बताओ कि आपको एक्चुअली निकालना है 1/3 मूल के लिए। इसका मॉलिक्यूल्स भी पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 1/3 Na मॉलिक्यूल्स 1/3। अब ये आप मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, तो ये आपका आ जाएगा 2 मूल, तो ये आ जाएगा 2 Na एटम ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 4 है ही, आप देखिए 1/3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा भी, तो ये हमारा हो जाएगा 4 Na एटम ऑफ हाइड्रोजन। और ये आ जाइए तो फिर ये हमारा 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसी पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें एक न्यूमेरिकल दे दिया, जरा सुनिएगा। इन 10.6 ग्राम Na2CO3, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 106 आता है। कैसे आएगा मॉलिक्यूलर मास? तो सारे एटम्स के इंडिविजुअल एटॉमिक मास, जैसे Na 23 है, 23 होता है और 2 बार है तो 2 × 23 प्लस एटॉमिक मास एडिटिव होता है कार्बन 12, एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑक्सीजन 3 × 16 ऐड करोगे ये 106 आएगा। फाइंड मोल्स ऑफ Na2CO3, molecules of Na2CO3, atoms of sodium, comma carbon and oxygen। तो आइए पहले तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अवेलेबल है तो मोल इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, गिवन मास बाय एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई किया ये आ गया 0.1 मोल। किसका आया है ये 0.1 मोल? तो बच्चे बोलेंगे कि सर Na2CO3 का, क्योंकि ग्राम Na2CO3 का अवेलेबल है, तो अब ऐसी बात है मोल भी उसी का आएगा। अब ज़रा हम लोग वो टेबल बना लिए तो बच्चे बोलेंगे Na2CO3 सर ये जब हमारा 1 मोल था तो इसके सर 2 मोल सोडियम एटम थे, 1 मोल कार्बन एटम था सर, और 3 मोल ऑक्सीजन एटम था सर। एक तो हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर 0.1 इंटू इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल्स आ गया सर। और 0.1 मोल है तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, तो ये भी आपका 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपका 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी आपका 0.1 से मल्टीप्लाई होगा। ये मोल आ गया, लेकिन निकालना है एटम से, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये आ जाएगा 0.2 एटम्स सोडियम का। इसलिए हम सोडियम लिख दे रहे हैं क्योंकि हम एवोगैड्रोस नंबर को इन्हें से डिनोट कर रहे हैं। ये आ गया 0.1 एटम कार्बन का, और ये आ गया 0.3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। होपफुली ये वाली टाइप समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ा जाए आगे। एक बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम है हमारे पास कि 126 ग्राम HNO3 में मोल्स निकालना है HNO3 का, और एटम्स हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का निकालना है। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास 63 दे दिया है। होपफुली बन जाएगा प्रॉब्लम। अब ज़रा इस सवाल में हम एक चेंजिंग कर रहे हैं, वो देखिएगा। हम दे दिए 126 AMU HNO3 में,
फाइंड मोल्स ऑफ HNO3 एंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या मोल्स ही कर लेते हैं। मोल्स आ गया तो ऐसा थोड़ी है कि मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएगा। अब देखिएगा एक बहुत केयरफुली चीज, हम ये जब AMU लिखे हैं ना, तो हम इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम नहीं लिख करके AMU लिखेंगे। ये हमें प्रॉब्लम बता दिया कि अब हमको ग्राम नहीं लिखना है। हमने पहले ही आपको कहा था कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम या AMU दोनों में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा बोला कि चलो सर ठीक है। अब 63 AMU HNO3, ये तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा बोले ये क्या हो गया सर? तो अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है तो वो एटम्स एवोगैड्रोस नंबर या मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वही अगर AMU में आ जाता है तब तो या तो वो एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं या एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है 126 AMU में, तो बच्चे बोलेंगे 126 AMU का मतलब हो गया सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें HNO3 का मॉलिक्यूल्स आ गया, मोल्स निकालना है। तो बच्चे बोलेंगे कि एक रिलेशन मेरे पास है सर कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होता है सर, वो हमारा एक मोल ऑफ HNO3 होगा टेबल से। तो हम लोगों के पास 2 मॉलिक्यूल्स HNO3 का जो है वो हो जाएगा 1/, इसको Na लिखते हैं, इंटू 2। ये मोल आ गया HNO3। अब आप ही बताइए HNO3 इसका अगर 1 मोल था तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल था, नाइट्रोजन का भी 1 मोल था, और ऑक्सीजन का 3 मोल वो एटम था। ये सारे एटम के लिए है। लेकिन मोल आपके पास कितना है? तो बच्चा बोलेगा कि सर 3/Na मोल। तो क्या हम लोग इसमें भी 3/Na से मल्टीप्लाई नहीं कर ले क्या? क्या हम इसमें भी 3/Na से मल्टीप्लाई नहीं कर ले क्या? क्या हम इसमें भी 3/Na से मल्टीप्लाई नहीं कर ले क्या? अब ज़रा बताइए, क्या मोल नहीं आ गया क्या हमारे पास? बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया कि 9 AMU ऑफ H2O में मोल्स ऑफ H2O निकालना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, ऑक्सीजन एटम निकालना है। बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है, आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो आइए हम लोग लिख रहे हैं 6 कार्बन 12। पता होगा ये एटॉमिक नंबर है और ये हमारा मास नंबर होता है। बहुत केयरफुली सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू 6 अगर न्यूट्रल है तो। बच्चा बोलेगा न्यूट्रल कैसे पता लग रहा है? तो ये देखिए कार्बन 6, क्या कहीं हमने कोई चार्ज डाला है क्या? हाँ, अगर हम कार्बन 4 माइनस डालते फिर आप बोलते कि ये एक चार्ज है, हम कार्बन 3 प्लस डालते फिर आप बोलते कि ये एक चार्ज है। तो चार्ज तो कहीं है नहीं, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वही उसका इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन भी जो होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है, वो भी 6 आएगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारा 12-6 मतलब मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6 आएगा। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है, तो ऑलवेज याद रखिएगा ये एक एटम ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ कार्बन। अब जैसे हमको सवाल दे दिया, सुनिएगा कि इन 1.2 ग्राम कार्बन में फाइंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा बोलेगा कि सर जब तक हम इस ग्राम को एटम में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक एटम 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो हमको तो सर पहले इसको एटम में कन्वर्ट करना होगा। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो आप पहले मोल निकाल लो। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास है वो 12 है, तो 0.1 मोल। 0.1 मोल का मतलब 0.1 इन ए एटम्स। अब आप ही बताइए कि एक एटम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहे हैं।
तो 0.1 इन ए जो है वो हमारा 6 इंटू 0.1 इन ए इज इक्वल टू 0.6 इन ए इलेक्ट्रॉन को कॉन्टेन करेगा या नहीं करेगा। मतलब ये चीज़ ऑलवेज दिमाग में रखना है कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ रहा है वो अगर एटम है तो वो एक एटम का है, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो वो एक मॉलिक्यूल्स का है। बच्चे ने बोला मॉलिक्यूल्स मतलब सर नहीं समझे हम बात, तो आइए जरा देखिए। हम ले लिए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। हम इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाले तो कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, न ये एक मोल में होगा, न ये एक ग्राम में होगा, न ये एक ग्राम एटम में होगा, ये एक मॉलिक्यूल्स 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है। अब अगर पूछ लिया कि 1.6 ग्राम में कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा कि यस सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल इज इक्वल टू 1.6 और इसका मॉलिक्यूलर मास 16 आता है, तो 0.1 ये मोल आया है CH4 का इज इक्वल टू 0.1 इन ए मॉलिक्यूल्स। अब बताइए आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे क्या आंसर नहीं आ जाएगा क्या? क्लियर है? अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास चार्ज हैं तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कैटायंस। कैटायंस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे दे दिया Al3+ और रिप्रेजेंटेशन किया है Al का 13, इसका 27 और 3+। चार्ज हैं तो सुनिएगा, प्रोटॉन जो होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर ही होता है, तो वो 13 ही आएगा। न्यूट्रॉन्स जो हमारा होगा वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आएगा, वो 14 ही आएगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर 13 और जितना चार्ज है उसका अपोजिट साइन मैग्नेटिक वाइज। 3+ है तो 3 माइनस कर दीजिए इज इक्वल टू 10। ये हमारा एक एटम ऑफ Al3+ में है। और अगर एनायन है तो एनायन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आ गया N7 14 और ये आ गया 3-। अब ये न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल होता तब तो सीधा इलेक्ट्रॉन साथ आ जाता। तो प्रोटॉन अगर आप फिर निकालिए तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 7, न्यूट्रॉन निकालिए तो फिर हमारा 14-7। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10। ये हमारा एक एटम में प्रेजेंट है। तो आइए एक सेगमेंट हम लोगों ने सब बेसिक कॉन्सेप्ट का फिनिश कर लिया। अब इसके प्रॉब्लम के लिए हमने आपको पहले ही कहा था और रियल भी इस पर कितने वीडियो हम बना चुके हैं कि इनके प्रॉब्लम और लाइव सेशन के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं लाइव क्लास, प्रॉब्लम के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा, तभी इसका प्रॉब्लम मिलेगा या उसका लाइव जो डाउट सेशन आता है वो आपको मिलेगा। यहाँ सिर्फ ये थ्योरी और थ्योरी से रिलेटेड जो 2-4 प्रॉब्लम हैं वही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके अगले लेक्चर को, जो आगे हमारा एटॉमिक मास वगैरह और स्टोशियोमेट्री वगैरह है, वो अब आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।